On the right. On the right. कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ऑटिज्म को लेके वो क्या कहती है, किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 उसमें 21 डिसेबिलिटीज आती है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कंडीशन है जो उसमें आती है। लेकिन कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, कोई भी बेनिफिट्स का उपयोग करने के लिए हमें यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूडीआईडी। और यूडीआईडी के लिए आप अप्लाई स्वावलंबन वेबसाइट पर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में यही सवाल आता है और मैंने जो लोगों से सुना है, खासकर जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स है, कि दो टर्म्स होती है, न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्जेंट। तो जो ऑटिज्म वाला चीज़ आता है वो न्यूरोडाइवर्जेंट में आता है, और न्यूरोटिपिकल यानी कि हम लोग जिनको कोई डिसऑर्डर नहीं है। अगर आम भाषा में बोलूँ, मैं थोड़ा इंसेंसिटिव साउंड कर सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आई एम नॉट अ लैंग्वेज एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। पर मैं ये समझना चाहूँगा, क्या हम लोग, एक न्यूरोटिपिकल इंसान, हम ऑटिज्म के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हम उसको एक्चुअली समझ सकते हैं? एक न्यूरोटिपिकल इंसान, एक न्यूरोडाइवर्जेंट इंसान को, यहाँ पे हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी दर्द, उनकी पीड़ा जो उनके साथ गुजर रहा है, वो हम एम्पैथेटिकली कैसे महसूस भी करें। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जहाँ भी हम देखेंगे डॉक्टर्स जा रहे हैं, काउंसलर्स जा रहे हैं, वो न्यूरोटिपिकल है, वो न्यूरोडाइवर्जेंट नहीं है। वो कुछ कह रहे हैं अपनी थ्योरीज, रिसर्च, स्टडीज के अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से एक ऑटिस्टिक इंसान को समझना कितना सही चीज लगता है? आपने बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है और बिल्कुल शुरुआत में पीयूष, मेरा मानना है एज अ काउंसलर, हर व्यक्ति अलग होता है, हर परिवार अलग होता है, और किसी को भी समझने के लिए हमें ओपननेस और एक्सेप्टिंग नेचर थोड़ा रखना चाहिए। और न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्स, बिल्कुल हम एज न्यूरोटिपिकल्स हम न्यूरोडाइवर्स की के चैलेंजेस के अनुभव वैसे तो नहीं समझ सकते हैं जैसे वो जी रहे, लेकिन उनसे सुन जरूर सकते हैं और ओपननेस के साथ एक्सेप्ट जरूर कर सकते हैं। इसलिए ऑटिज्म के फील्ड में काफी ज्यादा सेल्फ एडवोकेट्स हैं जो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जैसे कि हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम मेंबर है जो एक मदर भी है और सेल्फ एडवोकेट भी है। कहने का मतलब है उनके बच्चे को ऑटिज्म है और उनको खुद को भी ऑटिज्म है, और उनका जो अनुभव है जो हम सुनते हैं, उससे हमें काफी हमारे दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं कि ये कितना ही अलग अनुभव है जो वो जी रहे हैं। तो मेरा मानना है कि किसी को भी समझने के लिए, चाहे वो न्यूरो डाइवर्स हो कि न्यूरोटिपिकल हो, एक ओपननेस और एक्सेप्टेंस रखना चाहिए हमें, और ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, उनकी क्षमताएं अलग होती है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं, और हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी कि हम उनको सुने, हम उनको समझे और बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दे। राइट ऑफ ना करते कि उनको ऑटिज्म है तो उनको समझ नहीं आता है, उनको दूसरों की भावनाएं समझ नहीं आती है तो वो अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे राइट ऑफ करना ठीक। तो ये मेरा मानना है एज अ काउंसलर। बट मैंने आपकी इस बात में एक बात और जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी, एक तो आपने बोला कि ओपन रहे और उनको सुने और उनको एक्सेप्ट करे और उस हिसाब से हम आगे बढ़े। पर दूसरी बात आपने बोली कि आपकी टीम में ऑलरेडी एक मदर है जो ऑटिस्टिक है और उनके जो चाइल्ड है वो भी ऑटिस्टिक है, तो उनके साथ रह के चीज़ों को समझना ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से काम करने में मदद करता है काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट को, रादर देन हम एक अलग न्यूरो टिपिकल वर्ल्ड में जीने की सोच रहे हैं और न्यूरो डाइवर्जेंट वो मदद करते हैं। आप उनके साथ रह रहे हो, काम कर रहे हो, तो मुझे बहुत ही मतलब एक चीज़ थॉट लगा, एकदम से क्लिक करा, अरे हाँ, दिस इज द गुड अप्रोच कि जहाँ पे हम किसी एक इंसान को समझ सकते हैं। ठीक है, ये मेरे लिए एक एलिफेंट इन द रूम था कि हम क्या बात कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते ऑटिस्टिक की, क्योंकि हम न्यूरोटिपिकल में आ रहे थे। तो अब मेन क्वेश्चन, ऑटिज्म होता क्या है? अ, ये मतलब अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5, ये का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है और ये जिंदगी भर होती है, और इसमें अधिकतर संचार में, सोशल इंटरेक्शन में और व्यवहार में भिन्नता देखने मिलती है। अलग होता है व्यक्तियों का संचार करने का तरीका, सोशली एंगेज होने का तरीका और व्यवहार का तरीका। मैं दोहराना चाहूंगी कि ये नहीं बोलते हैं कि वो जैसे संचार करते हैं वो गलत होता है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि वो अलग होता है। अधिकतर ऑटिज्म में ये 3 चीज देखने मिलती है: संचार में भिन्नता, सोशल इंटरेक्शंस में भिन्नता और व्यवहार में अलग व्यवहार होता है उनका, विभिन्न व्यवहार होता है।
और जैसे मैंने कहा, ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, ये बीमारी नहीं है, और अगर ये बीमारी नहीं है इसलिए इसका इलाज नहीं है। ठीक, तो आपने 3 फैक्टर्स बोले, कम्युनिकेशन, सोशल एंगेजमेंट एंड बिहेवियर। इसमें भिन्नता होती है किससे? तो हर व्यक्ति जो जिनको ऑटिज़्म है, उनके संचार करने त का तरीका अलग होता है, और हर व्यक्ति का जिनको ऑटिज़्म होता है अलग होता है। थोड़े लोग बोल सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस गेज नहीं कर सकते हैं। थोड़े लोग बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं। थोड़े लोग चित्र या ऐप्स द्वारा संचार करते हैं। जैसे कि हमारे ही देश में वैसे 20 बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ़ टाइप करके बुक्स लिखी है, जो बोल नहीं सकते हैं लेकिन उन्होंने बुक्स लिखी है। तो कहने का मतलब है कि उनके संचार करने का तरीका अलग होता है। सोशली एंगेज होते हैं वो, जैसे कि थोड़े बच्चे जिनको ऑटिज़्म है, उनको दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं बात क्या करूँ, कैसे करूँ? वो नॉन वर्बल लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। थोड़े लोग हैं जिनको दूसरों के साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं लगती है। वो अपने खुद में ही खेलते रहते हैं। अगर किसी के साथ बहुत ज़रूरी है तभी एंगेज होते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं, और अलग-अलग व्यक्ति में ये तीनों चीज़ें अलग-अलग मात्रा में कम-ज़्यादा होती हैं। हुँ, तो जो आपने शब्द यूज़ किया था स्पेक्ट्रम, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं कि एक इंसान की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, उसकी सोशल, कम्युनिकेशन और बिहेवियर लेवल पे किस तरीके से भिन्नता अलग है, वही एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा, या स्पेक्ट्रम कुछ और हुआ फिर? वो है, और उनकी क्षमताएँ भी अलग होती है। काफ़ी ऑटिज़्म के बच्चे डेट्स बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर उनको आप पूछोगे कि 25 दिसंबर 1985 कौन-सा दिन था? तो वो बता देंगे कौन-सा दिन था। तो वैसे उनकी स्ट्रेंथ्स भी यूनिक होती है। तो स्ट्रेंथ्स में भी स्पेक्ट्रम दिखता है, ना ही सिर्फ़ बिहेवियर, कम्युनिकेशन और सोशल एंगेजमेंट में, बट स्ट्रेंथ्स में भी डाइवर्सिटी दिखने आती। ओके, और जैसे आपने बोला कि इस पे डिफरेंसेस दिखते हैं, पर ऐसे डिफरेंसेस तो न्यूरोटिपिकल लोगों में भी होते हैं, जो कि ऑटिज़्म से डायग्नोस नहीं है, उनकी भी क्षमताएँ अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है। तो ये ऑटिज़्म कैसे अलग होता है न्यूरोटिपिकल लोगों से, वो चीज़ अगर हम और क्लियर समझ पाएँ? एब्सोल्युटली, द थिंग इज़ ऑटिज़्म मेरी समझ के हिसाब से ऑटिज़्म के बच्चों में जो लोग हैं जिनको ऑटिज़्म है, उनमें स्ट्रेंथ्स काफ़ी बहुत कम वैसे न्यूरोटिपिकल लोग होंगे जो कह पाएँगे कि 25 दिसंबर 1985 कौन-सा दिन था। बट ऑटिज़्म में आपको दिख जाएँगे वैसे बच्चे ज़्यादातर, और उनका फ़ोकस काफ़ी ज़्यादा होता है। फ़ोकस भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ है न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्स में। जैसे कि काफ़ी बच्चे जो न्यूरो डाइवर्स होते हैं, जिनको ऑटिज़्म होता है, उनको म्यूज़िक और पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वैसे न्यूरोटिपिकल में भी काफ़ी बच्चों को म्यूज़िक और पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल, वो सिमिलैरिटी है न्यूरोटिपिकल और न्यूरो डाइवर्स। ओके, तो मतलब सिमिलैरिटीज़ भी होती है, और जो थोड़ी भिन्नताएँ होती है, वो उनको एक अलग स्पेक्ट्रम में डाल रहा है, जिन इसलिए हम उनको ऑटिज़्म सेगमेंट में बच्चों या बड़ों को कंसीडर करते हैं। हाँ जी। ओके, और क्या हमें पता है कि ऑटिज़्म होता क्यों है? इसके कुछ कारण भी होते हैं? हमें ये पता है कि वैक्सिनेशन से, पेरेंटिंग स्टाइल से ऑटिज़्म नहीं होता है। थोड़ी बहुत रिसर्च है कि ये हेरिडिटरी है, अम, अ, लेकिन इसका अ, ठोस सबूत नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस परिवार में एक बच्चा है जिसको ऑटिज़्म है, तो दूसरे बच्चे को ऑटिज़्म होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन उसको पक्का से ही होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो और हमें ये पता है वैक्सिनेशन से, पेरेंटिंग स्टाइल से कि टीवी बहुत दिखाने से, मोबाइल बहुत देने से ऑटिज़्म नहीं होता है। ये हमें पता है। लेकिन अभी तक कोई आइडेंटिफाइड रीज़न्स नहीं है कि क्यों होता है, उसका कारण हमें अभी तक पता नहीं चला है। गॉट इट। तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया है कि ऑटिज़्म इज़ नॉट अ डिसीज़, जैसे आपने कहा, ऑटिज़्म इज़ नॉट इवन अ डिसऑर्डर, मुझे ऐसा साउंड कर रहा है। क्या मैं सही हूँ? ये कंडीशन है। हुँ, ओके, और एएसडी जैसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बुलाते हैं, और इससे बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से। अगर वो डिसऑर्डर कहा जाता है तो अकोमोडेशंस और सपोर्ट मिलने से आसानी हो जाती है। लेकिन वो एक कंडीशन है, वो एक डिज़ीज़ नहीं है। इट्स नॉट अ डिसीज़। तो ऐसा क्यों हमारी सोसाइटी में, अगर हम
देखते हैं ऑटिज्म को, तो पेरेंट्स भी थोड़ा घबरा जाते हैं जब वो सुनते हैं कि शायद मेरे बच्चे को ऑटिज्म हो, और सोसाइटी भी थोड़े अलग नज़रिए से देखने लगती है बच्चे को। और आम भाषा में बोले तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो ये कह देते हैं कि ये बच्चा पागल है, या इसको कुछ समझ में नहीं आता है, या बेवकूफ़ है, ऐसे शब्द शुरू हो जाते हैं। तो ऑटिज्म को लेके ऐसा क्या है कि मतलब इस तरीके से भी नज़रिया बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, या पेरेंट्स को लेके भी डर बैठ जाता है जैसे उन्हें ऐसा कुछ समझ में आता है कि हमारे बच्चे भी ऑटिज्म तो नहीं है? आई थिंक इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। जानकारी नहीं है ऑटिज्म के बारे में, और हम बच्चों को किस तरह सपोर्ट दे ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए पता है कि ऑटिज्म है, लेकिन उसके लिए किस प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है, किस प्रकार का एफर्ट डालने की आवश्यकता है, और ऑटिज्म में होता क्या है, उसकी अवेयरनेस कम है, उसके कारण ये डर बैठ जाता है। और कहीं न कहीं हम इंसान हैं, कुछ भी नया सुनते हैं, अलग सुनते हैं तो डर तो लगता ही है। अ, स्वानी, आप ये बताइए कि अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म क्या होते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं और समय रहते ही एक करेक्ट स्टेप ले सकते हैं अपने बच्चे के लिए? मैंने कहा पीयूष, ऑटिज्म में 3 अधिकतर एरियाज़ में भिन्नताएँ देखने मिलती है हमें। एक है संचार, दूसरा है सोशल इंटरैक्शन, और तीसरा है बिहेवियर में। तो मैं तीनों के आपको पॉइंट्स बताऊँगी। पहला हो गया संचार। अ, इसमें आपको बहुत आसानी से देखने मिलेगा कि बच्चा अपने नाम को जवाब नहीं देता है। आप बच्चे का नाम पुकारते रहते हैं और वो बिल्कुल जवाब नहीं देता है। आप उसका रुचि का काम करने के लिए बुला रहे हैं, या बाहर लेके जाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको 4-5 बार नहीं बुलाएँगे या उठा के नहीं लाएँगे, वो अपने नाम को जवाब नहीं देता है। उसके मम्मी-पापा बाहर से घर आए तो वैसा नहीं है भाग के जाएगा कि पापा आए। तो ये सब ये है। दूसरा है कि वो अगर बोल सकता है थोड़ा बहुत तो कुछ ही शब्द या वाक्य बार-बार दोहराएगा। एक ही शब्द बार-बार दोहराएगा अगर वो थोड़ा बहुत बोल सकता है तो। लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा के विकास में देरी देरी देखने ज़रूर मिलती है। और बच्चा भाषा भाषा का उपयोग उतना ज़्यादा करना पसंद नहीं करता है, वो नहीं करता है भाषा का उपयोग। भले ही उसको आता हो, भाषा का उपयोग करना नहीं चाहता है। ये हो गया संचार के हिसाब से क्या-क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। दूसरा है सोशल इंटरैक्शन। अ, ये कम होता है। आपको लगता है मेरा बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है। अधिकतर 2-3 साल के बच्चे मम्मी-पापा को बहुत परेशान करते हैं। मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी का पल्लू खींचते रहते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे जिनको ऑटिज़्म हो, वो बिल्कुल खुद में खुद ही खेलते रहते हैं। मम्मी-पापा को कभी-कभी लगता है मेरा बच्चा कितना अच्छा है, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करने देता है। उनको सोशल इंटरेस्ट और इंटरैक्शन में कम होता है उनका। वो मेडिकल कम्युनिटी में ये भी बोला जाता है कि आई कांटेक्ट कम होता है, और काफ़ी थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट पर काम भी करते हैं। लेकिन काफ़ी सेल्फ एडवोकेट्स मतलब लोग जिनको ऑटिज़्म है, वो कहते हैं कि आई कांटेक्ट उतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है कि बच्चा ध्यान दे। जैसे कि कई बार वैसा होता है कि हम हमारे घरवालों की तरफ देखते नहीं हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो उस पर हम ध्यान ज़रूर देते हैं। तो आई कांटेक्ट बढ़ाना उतना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़रूरी है कि बच्चा ध्यान दे, चाहे वो आपकी तरफ देखना चाहे या ना चाहे। लेकिन ऑटिज़्म के बच्चे मेडिकल कम्युनिटी और फील्ड में कहा जाता है कि उनका आई कांटेक्ट कम होता है या नहीं होता है, और काफ़ी थेरेपिस्ट आई कांटेक्ट बढ़ाने पर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि आई कांटेक्ट से ज़्यादा बच्चा ध्यान दे, उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। अ और रिपिटेटिव बिहेवियर, जैसे हमने कहा था, उनका व्यवहार विभिन्न होता है। तो रिपिटेटिव बिहेवियर होता है, जैसे कि गोल-गोल घूमते रहते हैं, दरवाज़ा बंद-खोल करते हैं, लाइट बंद चालू करते रहते हैं बार-बार, हाथ ऐसे घुमाते रहते हैं, हैंड फ्लैपिंग बहुत होता है, या एक ही खिलौनों के साथ खेलते रहना। अधिकतर बच्चों को रोज़ नया खिलौना चाहिए। अब माता-पिता से सुनोगे कि बस एक बार उसने खिलौना लिया, खेला और फिर तोड़ दिया, अब उसको नया खिलौना चाहिए। लेकिन काफ़ी ऑटिज़म वाले बच्चे हैं, उनके 2-3 पसंदीदा खिलौने होते हैं, जिनके साथ वो अधिकतर खेलना पसंद करते हैं। या अलग-अलग प्रकार की गाड़ियाँ होती है जिनको वो एक लाइन से बनाते हैं, एक लाइन में लगा देते हैं, या एनिमल्स होते हैं जिनको वो लाइन अप कर देते हैं। तो ये रिपिटेटिव बिहेवियर का पैटर्न ऑटिज़म में देखने मिलता है। अ, उनको थोड़ी चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगा के वो काम करते हैं। बहुत ही ओवर फ़ोकस्ड होते हैं कुछ चीज़ों में, और उनको रूटीन बहुत पसंद आता है कि अगर यही रास्ते से आप स्कूल लेके जाते हो तो और रास्ता बदल लेते हो आप, तो वो रोने लगता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता वो रोता क्यों है।
लेकिन हमें नहीं पता, रास्ता बदला, रूटीन से आप अलग गए, इसलिए बच्चा रो रहा है। तो ये रेड फ्लैग्स है या अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म है। इससे डायग्नोसिस नहीं हो सकता, लेकिन इससे हम डॉक्टर के पास लेकर निर्णय जरूर ले सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि बच्चा नाम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेरेंट्स के साथ एक्टिविटीज भी कर रहा है, सोशली भी इंटरेक्ट कर रहा है, नाम के साथ भी बोल रहा है, पर और किसी के साथ नहीं बोल रहा, तो भी क्या ये हम साइन समझ सकते हैं जिसको एक बारी एडवाइस ले लेनी चाहिए, या इट्स ओके? अब ये बहुत कम देखने मिलता है। समझो अगर मम्मी पापा के भाई बहन आए हों, या बच्चे का कोई कजिन आया आपके घर पे रहता है, या आप बच्चे को पार्क ले जाते हैं, और समझो आप फोन में हो, वो किसी और के पास धक्का मार दे, मतलब किसी और से टकराता है। जनरली बच्चा थोड़े थोड़े साइंस आपको दिखेंगे कि भले ही वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो दूसरों के साथ बात कर सकता है। तो क्या बच्चा इंट्रोवर्ट है, या उसको बिल्कुल सोशली एंगेज होने में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। लेकिन आपको थोड़ा भी डर हो कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसमें कोई हर्जी नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो माता-पिता के साथ बोलता है, खेलता है, जवाब देता है, और बाहर वाले लोगों के साथ नहीं देता है, तो वो शायद सोशल फ़ियर हो सकता है, लेकिन ऑटिज़्म होने की संभावना कम हो जाती है। कुछ और ज़रूर हो सकता है, सोशल फ़ियर हो सकता है, या कोविड के टाइम पे, या उनको एक्सपोज़र नहीं मिला था। कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑटिज़्म होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके। पर आपने एक चीज बोली कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट में कि स्पीच डिले भी होता है, पर क्या मैं सही हूँ अगर मैं कहता हूँ कि हर स्पीच डिले ऑटिज्म नहीं होता? हाँ, तो काफ़ी बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनको स्पीच डिले हो सकता है, और काफ़ी बच्चे जिनका बिहेवियर रिपिटेटिव बिहेवियर नहीं है, उनका सोशल एंगेजमेंट वगैरह अच्छा है, लेकिन बस उसने बोलना लेट चालू किया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटिज़्म है। हम्म, और वो ऑटिज्म का रेड फ्लैग भी नहीं है क्योंकि बाकी सब चीजें सही चल रही है। हाँ। गॉट इट। तो अब एक बारी पेरेंट को अर्ली साइन मिले, अब वो किनके पास जाए उसके डायग्नोसिस के लिए? कौन सही इंसान है पेरेंट के लिए? तो आप 3 लोगों के पास जा सकते हैं, एक है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, दूसरा है पीडियाट्रिशियन, तीसरा है डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन जिनका स्पेशलाइजेशन है डेवलपमेंटल कंडीशंस पे, उनको डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन कहते हैं। काफ़ी बड़े शहरों में नागपुर, भोपाल, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे में काफ़ी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस आपको मिल जाएँगे। पीडियाट्रिशियंस तो है ही, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी अवेलेबिलिटी होती है, और काफ़ी शहरों में सीआरसीज़ भी है, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, जो 21 डिसेबिलिटीज़ पर काम करते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस भी मिल सकता है। तो जैसे मैं कह रही थी, आप डायग्नोसिस के लिए पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं। वो लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे का, इंटरव्यू लेंगे, माता-पिता से बात करेंगे, ताकि वो समझे कि बच्चा कैसे था, उनका व्यवहार का विकास कैसे हो रहा। क्योंकि विकास के अलग-अलग होते हैं। हर क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़े बहुत टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एम चार्ट, यू चार्ट जैसे टेस्ट होते हैं, या दूसरे टेस्ट होते हैं पीडीओएस। ये सभी अलग-अलग प्रकार के टेस्ट हैं, जो ऑटिज्म के डायग्नोसिस में पीडियाट्रिशियंस या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को मदद करते हैं। ओके। और ये जो टेस्ट होते हैं क्या ये एक ही बारी में होते हैं या इनका भी अलग अलग टाइम पीरियड या स्टेजेस होते हैं टेस्ट के? ये बिल्कुल डॉक्टर और क्लिनिशियन के हिसाब से होता है, वो डिसाइड करते हैं कब कैसा करना चाहिए। अगर वो टेस्ट पर बच्चा किस प्रकार के रिजल्ट्स आते हैं, उस हिसाब से भी डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे देश में भी परमानेंटली डायग्नोसिस काफी बार क्लिनिशियंस कहते हैं कि रेड फ्लैग्स पर ऑटिज्म का डायग्नोसिस दे देते हैं, या हाई रिस्क पर ऑटिज्म का डायग्नोसिस दे देते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि थेरेपी से बच्चे को मदद मिलेगी। तो ये बिल्कुल डॉक्टर या क्लिनिशियन के हिसाब से होता है। ओके। पर इसका कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है, बट इसका जो प्रोसेस है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? हाँ जी। और ये किस एज में काउंसलर्स या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन ऑटिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं? मिनिमम कितनी एज तक हमें वेट करना चाहिए इससे पहले हम एडवाइस लें एज अ पेरेंट? लगभग 1.5 ईयर्स में आपको साइंस दिखने लगते हैं।
हमारे देश में 2.5 ईयर्स तक पेरेंट्स को पता चल जाता है कि और चले जाते हैं। यूएस में डायग्नोसिस बिलो 5 ईयर्स हो जाता है, एनी टाइम बिलो 5 ईयर्स। बट आप एज पेरेंट्स हमें साइंस, सिम्टम्स, रेड फ्लैग्स 1.5 ईयर्स के बाद दिखने लगते हैं। ठीक है, तो अब लेट्स से पेरेंट को साइन आए, उन्होंने डायग्नोसिस किया और डिटेक्ट हो गया कि ऑटिज्म है स्पेक्ट्रम में। अब यहाँ पे पेरेंट घबरा जा, अब मैं क्या करूँ? मतलब उनकी लाइफ पूरी उथल-पुथल सी हो जाती है, क्योंकि मे बी वो मेंटली उस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स नहीं भी होते हैं और हम भी नहीं होते हैं। तो उस समय अब पेरेंट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है? पहले तो बहुत ज़रूरी बात है कि स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच का उपयोग करें। बच्चे की जो रुचि है, जो इच्छा है, उसका उपयोग करें कि आप बच्चे से रिश्ता बना पाएँ। कुछ भी सिखाने के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएँ, और क्योंकि ऑटिज़्म में कनेक्शन ही चीज़ है जिससे बच्चे को दिक्कत होती है। बच्चा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है आपसे, एंगेज ही नहीं हो रहा है आपसे, तो कुछ भी सिखाना मुश्किल हो जाता है। तो पहली चीज़ जो माता-पिता और थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, वो है कि बच्चे के साथ एंगेज कैसे हो। क्योंकि आप सोचेंगे, आपने भी बचपन से जो भी चीज़ें सीखी है, अ, नकल करके, दूसरों को देख-देख के, सुन के, समझ के सीखी है। तो अगर आप दुनिया से बिल्कुल अपनी ही दुनिया में रहते हो, तो आप सीखोगे कैसे दूसरों से? तो इसलिए एंगेज होना वो चीज़ है जो माता-पिता को करनी चाहिए। एंगेज होने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की रुचि में रुचि दिखाएँ। ये आशा ना रखें कि वो हम जो कहें वो करे। आप बच्चों की रुचि में रुचि दिखाएँगे तो वो आपके साथ एंगेज होंगे, आपके साथ रिश्ता बनाएँगे, तब धीरे-धीरे जाके आप जो कह रहे हैं, वो करेंगे। और रुचि में रुचि दिखाने का मतलब ये है, अगर बच्चा रिपिटिटिव बिहेवियर में भी जा रहा है, तो उसमें भी रुचि दिखाए। हाँ, बिल्कुल समझिए ना, अगर बच्चा अलग-अलग प्रकार की कार लेके एक लाइन से लगा रहा है या उसने सर्कल में सब कुछ लगा लिया, हाँ, और बस उस वो ही कार्स और ट्रक्स के साथ खेल रहा है, तो आप वो कार और ट्रक्स के साथ रेसिंग कॉम्पिटिशन लगाएँ कि ये मेरी कार, ये तो उसकी रुचि है कार और ट्रक, बराबर? और उसको लगाना है गोल तरीके से। मैंने सिर्फ़ उसमें क्या किया, रेसिंग लगा दिया। तो विभिन्नता भी हो गई और उसके रुचि में भी आप घुल-मिल गए हो। अ, अपना बहुत बार होता है कि हम बच्चे को ठीक करने के हिसाब से उनके साथ काम करते हैं, कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, और ये भूल जाते हैं कि पहले तो मैं रिश्ता तो बनाऊँ मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि आप उनको सबसे ज़्यादा समझ सकते हो। अगर हमारे बच्चे अलग हैं, तो दूसरे तो उनको समझ ही नहीं सकते। लेकिन आप सबसे ज़्यादा वक़्त बिताते हो अपने बच्चों के साथ, तो आप ही उनको सबसे ज़्यादा समझ सकते हो, तो उनका दोस्त तो आप ही हो। तो आप अगर उनके साथ नहीं खेलेंगे, उनकी रुचि में रुचि नहीं दिखाएँगे, तो उनको तो और अकेला महसूस होगा। हुँ। और इसका भी कोई टाइम पीरियड भी होता है क्या? ऐसा देखा गया है कि बच्चा कितने समय के बाद कनेक्टेड फ़ील करता है, अगर ब पेरेंट रुचि दिखा रहा है बच्चे की रुचि? उसका कोई भी चीज़ का फिक्स टाइम होता नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है और हर परिवार अलग होता है। कई बार जैसे कि मैं एक परिवार से मिली थी, मम्मी बाहर दूसरे शहर में काम करती है, बच्चा रहता है अपने मामा-मामी के साथ। तो बच्चे का रिश्ता अपनी मामी के साथ ज़्यादा अच्छा है। तो मामी के साथ एंगेज होना उसके लिए ज़्यादा आसान होगा। मम्मी के साथ एंगेज होना, मम्मी जितना भी कोशिश करे, महीने में वो 2 दिन आके वक़्त बिताएगी। लेकिन मम्मी अगर पूरा समय नहीं दे पा रही है, तो उतना जल्दी नहीं बनेगा जितना जल्दी मामी के साथ बनेगा। तो वो समय और कितना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं आप, उस पर निर्भर करता है। तो इसका फिक्स रेसिपी या फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है। पर इस स्टेप पे आने से पहले एज़ अ पेरेंट हमारे को अपने ही दिमाग में एक्सेप्ट करना है कि भई मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, ये एक बीमारी नहीं है या इसको ठीक खराबी नहीं है जिसको ठीक करना है, ये जस्ट भिन्नता है, उसके हिसाब से हमें सीखना है और उसको बड़ा करना है। अब ये एक्सेप्टेंस और ये की जो न्यू लर्निंग है और पुरानी अनलर्निंग इन्वॉल्वड है, वो पेरेंट पहले कैसे बिल्ड करे? पहले तो वही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस इज़ अ जर्नी, एंड ये एक रात में या 2 दिन में नहीं होता है। कई पेरेंट्स जो बड़े होते हैं, जिनके बच्चे 18-20 साल के होते हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ दुखी कर देती है। वो भी काफ़ी बार वैसे सवाल पूछते हैं खुद से, अपने आप से कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ हुआ? लेकिन जैसे मैंने कहा, एक्सेप्शन एक जर्नी है। लेकिन वो जर्नी आप तय कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि बच्चे के साथ रिश्ता आपका है, बच्चे से प्यार आप करते हैं और बच्चे को स्वतंत्र आपको बनाना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत भी आप ही करेंगे।
और समझ भी आपको होगी। तो भले ही थोड़ा समय बिताएँ, लेकिन अच्छा समय बिताएँ, क्वालिटी समय बिताएँ और बच्चे को समझिए। बच्चा भले ही बोल ना पाता हो, अपनी इच्छाएँ, अपनी भावनाएँ प्रकट ना कर पाता हो, लेकिन आपको तो पता है आपका बच्चा कब गुस्से में है, कब दुखी है, कब मज़े आ रहा है, वो क्या चाहता है। तो बोलना तो एक सिर्फ माध्यम है, लेकिन आप समझ तो जाते ही हैं आपके बच्चों को। हुँ। पर अब एज़ अ पेरेंट मेरे दिमाग में चिंता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा कब, पढ़ेगा कैसे और पीछे रह जाएगा, आगे बाकी बच्चे उसकी उम्र के आगे निकल जाएँगे। तो अब पढ़ाई को लेके एक पेरेंट किस कैसे उस चीज़ को हैंडल करे और कैसे बच्चे को पढ़ाए? बिल्कुल, पढ़ाई काफ़ी ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कुछ ना करें, हम अपने बच्चे को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। उसके लिए सबसे सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा बोले या ना बोले, लिख तो सकता है, पढ़ तो सकता है। ज़रूरी नहीं है बोलता है तो ही पढ़ता है, बोलेगा तो ही लिखेगा, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऑटिज़्म के काफ़ी बच्चों का आईक्यू ठीक ही होता है। वे काफ़ी कम बच्चे वैसे होते हैं जिनका आईक्यू लो होता है। आईक्यू का मतलब उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी ठीक ही होते हैं। आपने अगर डेफिनिशन में देखा होगा मैंने जो कहा ऑटिज़्म का, मैंने ये नहीं बोला उनको कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ होती है। या तो ऑटिज़्म में कॉग्निटिव डिफिकल्टीज़ इज़ नॉट एन इश्यू। व्हाट उसका मतलब ये है कि बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन बोलना शायद दिक्कत होगा। उसका मतलब ये है, अगर वो समझ सकते हैं, तो वो पढ़ लिख भी सकते हैं। लेकिन उनके पढ़ने-लिखने का तरीका अलग होगा। उनको जो सपोर्ट चाहिए होगा पढ़ने-लिखने के लिए, वो अलग होगा। शायद वो पेंसिल से लिख नहीं पाएगा, लेकिन कंप्यूटर पे टाइप ज़रूर कर देगा। ओके। पर ऐसा क्यों? पढ़ने-लिखने का तरीका अलग क्यों होगा? मैं समझ गया बोल नहीं पा रहा, तो पढ़ने-लिखने का मतलब अगर हम जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया वो पेंसिल से नहीं कर पा रहा, अगर वो टाइप कर पा रहा है, तो यहाँ पे क्या भिन्नता है जिसकी वज़ह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा? ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है, बट मैं इसको थोड़ा इलैबोरेटिवली समझना चाहूँगा कि क्या पेडागॉजी रहती है जो पेरेंट्स घर पे एम्प्लॉय कर सकते हैं या स्कूल्स को भी यूज़ करनी चाहिए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, जिससे कि वो बेहतर पढ़ सके और लिख सके, चाहे बोल ना पा रहे हो किसी भी कारण से? तो ऑटिज़्म के बच्चों को सेंसरी डिफिकल्टीज़ काफ़ी होती है, इसलिए उनको टिपिकल क्लासरूम में दिक्कतें आती है। तो अ, इंक्लूसिव स्कूल्स को ज़रूरी होता है कि वैसा माहौल बच्चे के लिए प्रोवाइड करे, जो उनके सेंसरी चैलेंजेस को एड्रेस कर पाए। जैसे कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाउड नॉइज़ से दिक्कत होती है। उनको ब्रेक्स चाहिए होती है, अगर वो 2 घंटा शायद एक ही साथ क्लासरूम में ना बैठ पाए। तो हमारे देश में एनआईओएस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो एनसीईआरटी का ही सिलेबस इस्तेमाल करती है, लेकिन डिस्टेंस स्कूलिंग हो जाता है और 10th की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, वो एक तरीका है। तो अगर बच्चा टिपिकल क्लासरूम में पढ़ रहा है, वो बात कर सकता है, वो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उसको सोशली एंगेज होने में दिक्कत होती है, स्पोर्ट्स में दिक्कत होती है उसे और बुलिंग का प्रॉब्लम आ जाता है स्कूल में, दोस्त नहीं बना पाता है, अकेले रहता है, तब क्लास के दूसरे बच्चों के साथ बात करें, बच्चों के साथ आपके बच्चे को पीयर बडी ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालें, ऐसा कोई बच्चा ढूँढे उसके क्लास में जिसके साथ हमारा बच्चा दोस्ती बना पाए, वो एक्सेप्टिंग हो, ओपन हो हमारे बच्चे के लिए, तो वो चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे बोल नहीं सकते हैं, तो उनको रेगुलर क्लासरूम में फिट इन होने में बहुत दिक्कत होएगी। तो एनआईओएस जैसा प्रोग्राम है, जहाँ पे स्क्राइब मिलता है या टाइप करके या बच्चे को लिखना भी आप सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो बोल पाए। ज़रूरी नहीं है वो एप्पल बोले, अगर वो एप्पल लिख ले और उसे पता है एप्पल का अगर आप उसको एप्पल बताओगे तो और एप्पल का स्पेलिंग लिख देगा, मतलब उसे पता है कि एप्पल मतलब एप्पल जो मैं खाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो एप्पल बोले उसके लिए। तो ये सब के लिए स्पीच थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, जो ऑटिज़्म में स्पेशलाइज़ करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जो उनके सेंसरी डिफिकल्टीज़ को मैनेज करने में मदद करते हैं। ये सब की सहायता से बच्चे को हम सपोर्ट दे सकते हैं कि वो अपना रेपिटेटिव बिहेवियर कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज को कैसे मैनेज करें और कैसे इंडिपेंडेंट होने में आगे बढ़े। तो अभी आपने ना बहुत सारी बातें बोली है, तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे ब्रेक करता हूँ और अगर हम उसको थोड़ा इलैबोरेटिवली समझेंगे तो बेटर रहेगा। तो आपने सबसे पहले बोला बच्चों में सेंसरी इश्यू होता है, ऑटिस्टिक बच्चों में। किस तरीके के सेंसरी इश्यूज़ ऑटिज़्म में दिखते हैं? अलग-अलग प्रकार के सेंसरी इश्यूज होते हैं, जैसे कि बच्चों को अ, एक ओटी ज़्यादा बेहतर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा, लेकिन थोड़े बच्चों को लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद है, ऐसे कान बंद कर देते हैं वो अगर उनको हम बाहर रोड पर ले जाते हैं, ट्रैफिक वाले रास्ते पे
या अगर कुकर की सीटी बजती है या मिक्सी चालू होता है तो कान बंद कर देते हैं। थोड़े बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी इनपुट चाहिए होता है। उनको वो दीवार को छूते रहते हैं बार-बार या अपने आप को रगड़ते रहते हैं, मतलब मम्मी के इर्द-गिर्द ऐसे छूते रहते हैं। उनको अलग-अलग प्रकार की चीज़ें छूना पसंद है, तो उनको टैक्टाइल सेंसरी इनपुट ज़्यादा चाहिए। थोड़े बच्चों को नहीं चाहिए, इसलिए वो कान बंद कर देते हैं। तो अलग-अलग प्रकार के, जैसे हमें पता है कि 5 सेंसेस होते हैं और दूसरे 3 सेंसेस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। एक ओटी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं इसके बारे में पेरेंट्स के लिए, उसे ज़रूर अटेंड करिएगा। और ऑटिज़्म के बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेरेंट्स को इसकी अवेयरनेस आएगी कि सेंसरी इश्यूज़ किस-किस प्रकार के होते हैं। उससे आप अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना, तो हमारे पास 2-3 रिकॉर्डेड यूट्यूब लाइव्स है नई दिशा के पास, तो मैं ज़रूर भेज सकती हूँ। लेकिन सेंसरी इश्यूज़ बहुत दिक्कत देता है हमारे ऑटिज़्म वाले बच्चों के लिए और इसको आप समझेंगे तो आप अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो उनके व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। तो इसे ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। बिल्कुल, आप लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाल दूँगा, तो जिसको मदद मिल पाएगी, तो मेरे ख्याल से वो ज़रूर देखेंगे इस लिंक्स को। ठीक है, तो आपने बोला सेंसरी इश्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑटिस्टिक किड की लाइफ में। उसके बाद आपने स्कूल्स की बात करी, जिसमें आपने बात की बुलीज़ एंड फ्रेंडशिप। बुलीज़ एंड फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप में स्ट्रगल कर सकते हैं बच्चे और बुलीनेस का भी शिकार बन सकते हैं बच्चे। तो ऑटिस्टिक बच्चे फ्रेंडशिप्स कैसे कर सकते हैं? 2-3 चीज़ों का ख़्याल रख सकते हैं हम, बच्चों को वैसी चीज़ में डालें जिसमें उसकी रुचि हो और दूसरे बच्चों की भी रुचि शायद उसमें होगी। जैसे कि पेंटिंग हो गया या म्यूज़िक हो गया। दूसरा है पीयर बडी प्रोग्राम, पेयर अप करना हमारे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्स हो। अब डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं, तो बहुत ही लविंग होते हैं, उनको दूसरे बच्चों के साथ बात करनी होती है। तो डाउन सिंड्रोम का बच्चा और ऑटिज़्म का बच्चा शायद पेयर अप हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ऑटिज़्म के बच्चों को पेयर अप किया जाए। लेकिन आपका बच्चा बोलेगा आपको, वो दिखाएगा। अगर कोई व्यक्ति है घर में, जैसे कि मैं एक बच्चे को जानती हूँ, वो अपने मासी से बहुत क्लोज़ है। अपने पापा से ज़्यादा अपने मासी से ज़्यादा क्लोज़ है, अपने भाई से ज़्यादा अपने मासी से ज़्यादा क्लोज़ है। ठीक है ना, दोस्त ज़रूरी नहीं है हम उम्र ही दोस्त हो, दोस्त कोई भी हो सकता है। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो हम अपनी बात शेयर कर पाएँ। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी उपलब्ध है हमारे देश में। ओके, और ऑटिस्टिक बच्चे बुलीनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? क्योंकि दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट एंड पीपल कैन टेक एडवांटेज एंड हर्ट देम और समथिंग। तो हाउ कैन दे एक्चुअली क्रिएट सेफ बैरियर्स फॉर देमसेल्व्स? एब्सोल्युटली, आई थिंक सेफ बैरियर्स का पहला कदम है येस और नो के बीच में अंतर सिखाना। हमारे बच्चों को बचपन से, चाहे वो बोल पाए या ना बोल पाए, हाँ या ना में अंतर सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हम चाहते हैं कि हम जो बोले बच्चा करे। अगर मैं उसको चावल दूँ तो चावल खाए, करेला दूँ तो करेला खाए, गाजर दूँ तो गाजर खाए, लेकिन उसे नहीं पसंद। तो ना बोलना सिखाए और ऐसे बोलना सिखाए कि हम उसके ना को मान दें, ताकि उसे पता चले कि ना बोलने का मतलब ये है कि नहीं होगा मेरे साथ। अ, तो हाँ या ना में फ़र्क सिखाना बहुत ज़रूरी है और बचपन से सिखाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है बुलीज़। अगर बुलिंग हो रहा है, तो वो सोशल स्टोरीज़ या सामाजिक कहानियों के द्वारा उदाहरण देकर, तस्वीर द्वारा उन्हें बताएँ कि किस प्रकार का बुलिंग होता है। क्योंकि काफ़ी बार हमारे बच्चों को पता नहीं होता है कि इससे बुलिंग कहते हैं। तो उन्हें बताना पड़ता है इसे बुलिंग कहते हैं और पहचाने कि बुलिंग हो रहा है, नो बोले, मना करे और फिर जाके टीचर को, प्रिंसिपल को, मम्मी को या पापा को बताए। अगर शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते हैं, तो तस्वीर द्वारा, इशारों द्वारा बताए। तो ये 4 कदम है, हाँ या ना समझाना, बुलिंग को पहचानना, मना करना और फिर किसी को बताना। ये चारों कदम हमें बच्चों को सिखाने पड़ेंगे। तो एज अ पेरेंट मैं ये हाँ या ना मैं कैसे सिखाऊं बच्चे को? जैसे कि मैं बहुत छोटा उदाहरण देती हूँ। बच्चों को समझो, काफ़ी बच्चे हमारे यूट्यूब देखते हैं, कार्टून देखते हैं, बराबर? और उन्हें आप न्यूज़ लगा दो, आपको पता है कि बच्चा टीवी देखने बैठा है या मोबाइल देखने बैठा है, आप न्यूज़ लगा दो, उसे न्यूज़ नहीं देखना है, उसे कार्टून देखना है। तो वो क्या करेगा, आपको खींचेगा या वो करेगा। अब आप उसे बोलो नो या ना, कुछ भी,
अगर बोल सकता है तो नो बोलना सिखाओ, नहीं बोल सकता है तो इशारे से बोलना सिखाओ। तब आप बंद करोगे और फिर कार्टून लगाओगे और पॉज कर दो तुरंत। फिर वो हाँ बोल, तब आप उसे प्ले करो। दूसरा चीज है कि आप इशारे से लाल से क्रॉस कर दो या हरी, और फिर उसे क्लिक करना सिखाओ। या उसके तरफ इशारा करना सिखाओ। इसकी हाँ की तरफ इशारा करेगा तो ही वो बजेगा, ना की तरफ इशारा करेगा नहीं बजेगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ये तो बुलीनेस को रोकने के लिए है, पर अब मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को ये बात भी समझ में आई थी कि ऑटिस्टिक बच्चों को दूसरों की बाउंड्रीज समझना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स नहीं समझ पाते हैं या एक्सप्रेशंस को किसी और के भी नहीं समझ पाते हैं। अपने तो व्यक्त शायद ना कर पा रहे हैं, पर दूसरों के भी नहीं समझ पाएंगे। तो बाउंड्रीज समझना एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, और वो कैसे समझे, ऐसे क्या कर सकते हैं पेरेंट्स? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दूसरों के साथ रहे, काम करे, दोस्ती बनाए। कहीं अकेलापन भी लगता है, भले ही उनको सोशल इंटरैक्शंस में रुचि ना हो, लेकिन उनको अकेला भी लगता है। आप काफ़ी सेल्फ एडवोकेट से सुनेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे अकेला लगता है। 2 चीज़ है जो मदद कर सकता है, एक है सोशल स्टोरीज़ या सामाजिक कहानियाँ। सोशल स्टोरीज़ की सबसे बढ़िया बात ये है कि आप खुद ही कहानियाँ बना सकते हो। ऑनलाइन भी मिल जाती है काफ़ी सोशल स्टोरीज़, लेकिन आप खुद भी बना सकते हो। दूसरा है रोल प्ले। रोल प्लेइंग में समझो, अगर आपको बच्चे को सिखाना है कि डॉक्टर के पास कैसे रहना चाहिए, तो छोटे भाई को या छोटी बहन को डॉक्टर बना दो। अपना जो बच्चा है जिनको ऑटिज्म है वो पेशेंट का काम करेगा और आप नर्स का काम करोगे। तो रोल प्लेइंग में उनको गलतियां करने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है, और मदद मिलती है सही व्यवहार बताने में। मदद मिलती है कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर दिखाने में, रोल प्लेइंग में। तो तब जाके वो रियल लाइफ सिनेरियो में उनके पास याद होगा, प्रॉम्प्ट होगा, देखो मैंने ऐसे किया था, देखो मैंने वैसे किया था। तो रोल प्लेइंग हो सकता है और सोशल स्टोरीज भी है। गॉट इट। पर ये सारी चीजें जो अभी आपने बताई, चाहे हाना के स्टेप्स हो, चाहे बाउंड्री सेटअप करने के स्टेप्स हो, ये तभी मुमकिन है अगर आप एज अ केयर गिवर, आपका कनेक्शन बन गया है, तभी वो आपकी बातें सुनेगा और इन एक्टिविटीज में एंगेज होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहला कदम है कि बच्चे के साथ एंगेज रहो, बच्चे के साथ रिश्ता बनाओ। ऐसा बच्चा चाहता है रिश्ता बनाना, वैसा नहीं है वो नहीं चाहता है। हमें बस वहां तक पहुंचना है, वो हमारे तक नहीं आएगा, हमें भी उन तक पहुंचना है। और मैं पढ़ाई वाले मुद्दे पे वापस आता हूँ। तो आपने, जब हमने पढ़ाई वाली पहली बात की थी, तो आपने क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात की थी, एक स्कूल सपोर्ट की बात की थी। पर मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्या इनके लिए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पेडागॉजी भी डिफरेंट होती है, पढ़ाने का तरीका? क्या ये ज़्यादा विजुअल होते हैं, या जब स्पेसिफिक लर्निंग स्टाइल होता है जिसके थ्रू पेरेंट या टीचर्स को परसीव करना चाहिए, या ये नॉर्मल तरीके से पढ़ सकते हैं? मे बी एक्सप्रेसिव नहीं है, बोल नहीं सकते, बट किसी नॉर्मल तरीके से पढ़ लिख सकते हैं, तो हम नॉर्मल पेडागॉजी में भी जा सकते मोर देन ऑटिज्म, इट इज अबाउट वो बच्चे का अलाइनमेंट किस प्रकार, वो बच्चा किस प्रकार का लर्नर है। इज ही अ विजुअल लर्नर, इज ही अ टैक्टाइल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, व्हाट काइंड ऑफ अ लर्नर इज द चाइल्ड। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ऑटिस्टिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी लर्नर होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग, मैं बोलने की क्या कोशिश कर रही हूँ, ये बच्चे पर निर्भर है, ना ही उनके डायग्नोसिस पर। लेकिन काफी ज्यादा देखने में मिलता है, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जिनको ऑटिज्म हो, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन में, संचार में दिक्कत है, तो उनको ऑडिटरी लर्निंग तो उनको मुश्किल ही होएगी, क्योंकि संचार में दिक्कत है। तो उनके लिए ज्यादा विजुअल लर्निंग, विजुअल्स के साथ वो ज्यादा आसानी से सीखते हैं, क्योंकि उनको सोशल एंगेजमेंट में दिक्कत होती है, इसलिए उनको दूसरों से सीखना मुश्किल होता है। लेकिन अब तस्वीर के द्वारा सीखना आसान होता है। तो और बच्चे जिनको ऑटिज्म है, उनको अधिकतर विजुअल्स के साथ सीखने में आसानी होती है, लेकिन हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग है, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हैं। गॉट इट। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि ग्रुप में लोगों के साथ मिलके काम करना, अब वो उनके लिए स्ट्रेंथ नहीं है, वो उनके लिए एक फियर है। तो अब वो ग्रुप वर्क क्या ऑटिस्टिक बच्चे कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हाँ, कैसे तैयार होते हैं उस ग्रुप वर्क करने के लिए? क्या प्रोसेस रहता है? उनको मुश्किल तो होता है, अगर ग्रुप वर्क करना है तो इसलिए करना है क्योंकि उसकी उनकी रुचि है ग्रुप वर्क करने में। लेकिन अधिकतर बच्चे वैसे काम में ज्यादा अच्छे होते हैं जिसमें हाइपर फोकस डालना पड़ता है, जैसे डेटा एनोटेशन का काम हो गया, हाँ, या कोडिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गया। वो काम में वो ज्यादा अच्छे होते हैं, उनको देयर अटेंशन टू डिटेल इज फैंटास्टिक।
इन थिंग्स दैट दे लाइक। तो आप देखोगे कि बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो 1000 पीसेस का पजल फटाफट कर लेंगे, फटाफट आधे घंटे में उनके 1000 पीस का पजल हो जाएगा, क्योंकि उनका अटेंशन टू डिटेल इज फैंटास्टिक। बट वही बोलो आप 4 लोगों के साथ मिलकर तुम 500 पीसेस का पजल करो तो वो खुद ही करेगा, वो ग्रुप के साथ मिलकर नहीं करेगा। लेकिन अगर ग्रुप के साथ कुछ कार्य करना है तो छोटे ग्रुप से रहना बेहतर है। ग्रुप जो उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेट ना बनाए। बच्चों को छोटे वाक्य सरल शब्दों में बोलना जरूरी है ताकि उनको समझने में आसानी हो। क्योंकि ग्रुप में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ ग्रुप सेटअप। In any group activity, communication is extremely important, and we know that that is one of the areas जहाँ पे हमारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना जरूरी है ग्रुप वर्क में, और छोटे ग्रुप्स रखना जरूरी है। गॉट इट। तो जैसे आपने बोला कि इनका अटेंशन टू डिटेल एक बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक ऑटिस्टिक बच्चा बड़े होके एक न्यूरोटिपिकल इंसान की तरह अपना करियर बना सकता है, और या उससे भी सक्सेसफुल करियर बना सकता है, या उसके लिए चैलेंजेस रहेंगे, रोड ब्लॉक्स रहेंगे कि उसको कुछ बड़ा बनना है या कुछ बड़ा करना है? रोड ब्लॉक्स तो रहेंगे ही, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं बाय इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ये नहीं कहती हूँ रोड, रोड तो हमारी है ही नहीं डिसेबल फ्रेंडली, बट इवन माइंडसेट ऑफ द पीपल इज सच। हमारे एक्सपेक्टेशंस वैसे हैं, हमारे रहने करने का तरीका वैसा है कि वो ऑटिज्म के बच्चे जिनको अलग अलग सपोर्ट की जरूरत है उनको अकोमोडेट कर पाए। तो चैलेंजेस तो रहेंगे ही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल करियर ना बना पाए। बिल्कुल करियर बना सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में एक व्यक्ति है जो मॉडल है, प्रणव बख्शी, जिनको ऑटिज्म है, और उन्होंने लैक्मे फैशन वीक के लिए रैंप वॉक किया था। मैं किसी और की बात क्यों ही करूं, हमारे ऑफिस में एक मदर है जिनका बेटा लगभग 25 साल का है, खुद स्कूटर चलाता है, उनका बैंक अकाउंट है, अपने पैसे मैनेज करता है। उन्होंने अमेजोन में 1 साल काम किया था, और उनकी पेंटिंग के एग्जीबिशंस हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम में लगे हैं, दिल्ली में लगे हैं, और अभी वो डेटा एनोटेशन का कोर्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है। चैलेंजेस तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए बना नहीं है। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर हमने रूल्स नहीं बनाए। कौन से, क्या मतलब आपकी क्या विचार है कि कौन से रूल्स होने चाहिए कि वो इंक्लूसिवनेस आए ऑटिज्म को लेके सोसाइटी में, और क्या है, क्या मिसिंग है एट द सोसाइटी लेवल या रूल्स के लेवल पे? फॉर ऑटिज्म आई थिंक सबसे बड़ा होता है मेंटल बैरियर हो जाता है हमारा। साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस नहीं है कि लोग अलग होते हैं, उनकी जरूरतें अलग होती है। दूसरा जो सेंसरी इश्यूज होते हैं, ऑफिस हम आशा रखते हैं कि लोग 3-4 घंटे नॉन स्टॉप बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ब्रेक चाहिए होता है। एक घंटे, आधे घंटे में शायद उनको सेंसरी ब्रेक चाहिए होता है। तो और शांत माहौल, कम शब्दों में सरल भाषा में बात करना, ये सब चीजें उनके लिए आसान बना देती है। और मैं एक बात कहूंगी, मजे की बात नहीं है लेकिन दुख की बात है, लेकिन है तो सही। जैसे कि NIOS है, काफी बच्चे विद डिसेबिलिटी NIOS में अपनी 10th पास करते हैं, जो NIOS का सर्टिफिकेट हर कॉलेज में एक्सेप्टेबल है, बराबर। लेकिन NIOS में सुविधा है कि बच्चा टाइप करके 10th की एग्जाम दे, टाइप करके, उनको बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, लैपटॉप पे टाइप करके एग्जाम देनी है। लेकिन बॉम्बे के अलावा कोई और भारत के शहर में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। दुख की बात है। थियोरेटिकली they should allow people with needs to type and give their 10th exam, but आप कहीं पे भी जाओगे, पॉसिबल नहीं है, बच्चों को लिखकर ही एग्जाम देना पड़ता है, या स्क्राइब मिलता है। स्क्राइब मिलना आसान है क्योंकि डेफ ब्लाइंडनेस, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्क्राइब का पॉपुलैरिटी ज्यादा है। गॉट इट। तो आप ये कह रहे हैं कि एक ऑटिस्टिक बच्चा अब बड़ा होते होते इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जी सकता है, प्रोवाइडेड उसको करेक्ट एक्सपीरियंसेस इनिशियली मिले हैं और उसको तैयार किया गया है कि दुनिया को समझने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए, और सपोर्ट मिला है ना। जैसे कि लैपटॉप पे 10th की एग्जाम देने का उनको प्रोविजन मिला, या उनको ये मिलने का मौका मिला कि देखो मुझे ब्रेक चाहिए, मैं इससे ज्यादा क्लास में नहीं बैठ सकता हूँ, और वो सपोर्ट मिलना जरूरी, घर में और सोसाइटी में और ऑफिस में। बिल्कुल, सपोर्ट एक पॉइंट हो गया। तो और आपने बीच में थेरेपीज की भी बात की थी,
तो क्या हर ऑटिस्टिक किड के लिए या एक ऑटिस्टिक एडल्ट के लिए भी थेरेपीज लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है? और अगर हाँ, तो कौन-कौन सी थेरेपीज किस-किस चीज़ के लिए लेनी ज़रूरी होती है? जैसे मैंने कहा ऑटिज़्म में 3 चीज़ में डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में सपोर्ट के लिए बच्चे को स्पीच थेरेपी की आवश्यकता हो सकती है। अगर बच्चा बोल सकता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट या पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेंगे कि उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट की आवश्यकता है कि नहीं। काफ़ी बच्चे बोल सकते हैं, शायद उनका उच्चार क्लियर नहीं, तो बहुत ज़्यादा तुतलाते हैं या पूरा-पूरा वाक्य नहीं बोलते हैं, बहुत भागते हैं बोलते समय। तो स्पीच थेरेपिस्ट और पीडियाट्रिशियन पर आधारित है कि वो बताए कि उनको थेरेपी की आवश्यकता है कि नहीं, उन बच्चों के लिए जो बोल सकते हैं। लेकिन जो नहीं बोल सकते हैं या कम बोलते हैं या बिल्कुल उनका कोई प्रकार से संचार नहीं हो रहा है, उन्हें स्पीच थेरेपी की आवश्यकता होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ये 2 चीज़ पर काम करते हैं। एक है सेंसरी इश्यूज़ पर काम करते हैं और दूसरा है इंडिपेंडेंट लिविंग पर काम करना। टास्क ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग, तो उस पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट, और तीसरा है स्पेशल एजुकेटर्स जो ऑटिज्म में स्पेशलाइजेशन किए हो, वो एकेडमिक में वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे उनके पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, वो वैसे पढ़ाएँगे बच्चे को जो उनकी लर्निंग स्टाइल हो, जैसे कि वो विजुअल लर्नर्स है, ऑडिटरी लर्नर्स है, क्योंकि शायद रेगुलर स्कूल में वो सुविधा ना मिलती। हुँ। तो अब एक पेरेंट सही थेरेपिस्ट या सही एजुकेटर को कैसे पहचाने अपने बच्चों के लिए? पेरेंट अब उस फील्ड से नहीं आता है, तो पेरेंट के लिए ये एनवायरनमेंट ही बहुत डिफरेंट है और ये बहुत बड़ा एनवायरनमेंट भी नहीं है। कब उनको पहचानना कि सही थेरेपिस्ट मिला है मेरे बच्चे को या नहीं, या सही एजुकेटर है या नहीं, पेरेंट क्या कर सकता है? पहले तो बहुत ज़रूरी है कि थेरेपिस्ट सर्टिफाइड हो, प्रोफेशनल हो, उन्होंने पढ़ाई की हो उस विषय में जिसकी वो थेरेपी दे रहे हो। अ, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। दूसरा हो जाता है, हमें कहीं न कहीं ये भी बच्चे की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखना है कि उनके पास चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी हो या वो ओपन डोर पॉलिसी का इस्तेमाल करता हो। ओपन डोर पॉलिसी का अर्थ ये है कि थेरेपिस्ट ये ना बोले आप अंदर आओगे तो बच्चा बहुत नखरे कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। जो थेरेपी में सिखा रहे हो वो ही बाहर बच्चे को करना है आपके साथ। तो अगर बच्चा आपके सामने थेरेपी के रूम में नहीं कर पा रहा हो, तो वो बाहर कैसे करेगा? और बच्चे के विकास के लिए तीनों लोगों का होना ज़रूरी है, परिवार, थेरेपिस्ट और बच्चे, तीनों साथ मिलके काम करेंगे तो ही विकास होगा। सिर्फ थेरेपिस्ट और बच्चा मिलकर बच्चे के विकास पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन पेरेंट्स के साथ ही होगा। हुँ। अ, तो ओपन डोर पॉलिसी मतलब पेरेंट्स को थेरेपी रूम में इनवाइट किया गया हो, थेरेपिस्ट इसे फॉलो करते हो वो ज़रूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, बच्चे की सुरक्षा का वो ध्यान कैसे रखते हैं, वो देखना ज़रूरी है। उनके पास डिग्री हो बराबर से, वो देखना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है, आपके बच्चे को कहीं न कहीं समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। अगर बच्चा वो थेरेपिस्ट के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है, तो उनके साथ भेजने का मतलब क्या है? तो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं। उसका कोई साइंस नहीं है। वो थेरेपिस्ट क्वालिफाइड हो, सस्ता हो, ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करता हो, लेकिन बच्चा उनके साथ घुलता नहीं है, मिलता नहीं है, तो मतलब नहीं बनता वो थेरेपी में भेजने का। एज़ अ काउंसलर मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या थेरेपिस्ट और बच्चे की बनती है कि नहीं बनती है। अगर उनकी नहीं बनती है और आप देख रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मतलब नहीं बनता है और बच्चे में विकास लाने में वक़्त लगता है। ये याद रखना भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि 3 महीना थेरेपी डाल के तुरंत बच्चा बोलने लगा। वक़्त लगता है और यहाँ पे हमारे टीम में हम बोलते हैं हमारे ऑफ़िस में कि हमारे माइलस्टोन नहीं होते हैं, हमारे इंच स्टोन होते हैं। अ, हम इम्पॉर्टेंट बड़े-बड़े हाई हाँ? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बोला, माइलस्टोन नहीं होते हैं, इंचस्टोन होते हैं, क्योंकि मेरा सवाल उसी पे आने वाला था। हाँ, हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को बड़ी-बड़ी चीज़ों का इंतज़ार नहीं करते हम। छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, विकास को, छोटे-छोटे विकास को। जैसे कि एक पेरेंट ने कहा था, मेरा बच्चा खुद चम्मच से खाने लगा और वो बहुत बड़ी बात हो गई वो परिवार के लिए। तो वो एक प्रकार का इंस्टॉल हो गया हमारे लिए। हुँ। और आपने पहला पॉइंट बोला कि थेरेपिस्ट को पहचानने के लिए कि नेसेसरी डिग्रीज़ करी गई है। तो नेसेसरी डिग्रीज़ वो क्या होती है एज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट? और
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने करी हुई है एंड इवन स्पेशल एजुकेटर। हाँ, तो स्पीच थेरेपिस्ट की डिग्रीज होती है बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी या बैचलर्स इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या मास्टर्स, BASLP या MASLP हो सकता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की होती है बैचलर्स या मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और स्पेशल एजुकेटर्स का होता है कि B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन ऑटिज्म होता है या लर्निंग डिसेबिलिटी होता है या मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन कहा था। हर कॉलेज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं देती है, थोड़ी कॉलेजेस अभी भी उसको MR के नाम से सर्टिफिकेट देती है। और काफी ऑर्गेनाइजेशंस में काफी डॉक्टर्स अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। उसके लिए BCBA की डिग्री होना जरूरी है, बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट या बोर्ड सर्टिफाइड असिस्टेंट बिहेवियर एनालिस्ट। हमारे देश में ये बहुत कम संख्या में मिलते हैं। ओह ओके, गॉट इट। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक रिसर्च में ये मिला था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या एडल्ट्स भी हो जाते हैं, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन। यही बात सही है? कहीं ना कहीं उसका रिश्ता बच्चे के सोशल एंगेजमेंट से भी है, क्योंकि बच्चा सोशली उतना एंगेज नहीं हो पाता है तो एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। और एंजाइटी इसलिए भी आती है क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों को रूटीन बहुत ज्यादा पसंद है। आ, अगर मैं उदाहरण दूं, अगर हम घूमने ले गए वैसे बच्चे को जिनको ऑटिज्म है, लेकिन उनको नहीं पता वहां जाने के बाद वो क्या करने वाला है, क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो थेरेपी जाएगा, वो क्या करेगा, तो उनको एंजाइटी हो जाती है। तो दो कारण, एक है अकेलापन भी थोड़ा बहुत होता है क्योंकि वो सोशली ज्यादा एंगेज नहीं होते हैं, और दूसरा होता है सेंसरी ओवरलोड भी हो जाता है। अ, एक बच्चे का मैं उदाहरण दूंगी। वो साइकिल चला रहा था 16-17 साल का, और उसके साइकिल का पंक्चर हो गया। वो अपने गली से बाहर गया था, वहां पे बहुत शोर था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसे नहीं पता था वो क्या करे। अगर मेरी साइकिल पंक्चर हो जाती, उसे बहुत एंजाइटी होने लगी कि मैं क्या करूं, हेल्पलेसनेस था, उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। तो ये समय पर उनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, वो फिर चिल्लाने लगते हैं, मारते हैं शायद खुद को, किसी और को, या साइकिल फेंक दे के। ये पूरे एंजाइटी के सिम्टम्स है। अम, तब जरूरी है कि हम बच्चों को सेल्फ कामिंग स्ट्रेटजी सिखाएं और वो उनका उपयोग करें जब उनका एंजाइटी बढ़ जाता है तब। गॉट इट। और ये सेल्फ कामिंग जो स्ट्रैटेजीज है वो भी सेम तरीके से सिखानी पड़ेगी, जैसे आपने हाँ ना के लिए चीज़ें बताई थी, कि आपने सोशल स्टोरीज हो गया या एक्शंस हो गए, या कुछ और तरीका रहता है उनके लिए? सेल्फ कामिंग स्ट्रेटजीज मतलब शायद डीप ब्रीदिंग हो गया, उसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। और तब सिखाएं जब बच्चा एंशियस ना हो। आ, जब बच्चा एंशियस होगा तब आप सिखाने बैठोगे चलो डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो थप्पड़ पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। तो जब बच्चा आराम से हो, अच्छे मूड में हो, तब सिखाए कि शायद उनको म्यूजिक सुनने में शांति मिलती है, शायद उनको बस कंबल ओढ़ के बैठने में शांति मिलती है अंधेरे कमरे में। तो ये सब जब बच्चा शांत हो, थोड़ा उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है घर पे, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तब सिखाने में ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप रोल प्ले और सामाजिक कहानियां मतलब सोशल स्टोरीज का उपयोग भी कर सकते हैं। पर क्या इनके लिए अब जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो भी क्या अलग हो जाएंगे? क्योंकि अब इनको समझना है, इनको सिखाना है, तो वो तो बहुत ही अलग चीज़ हो गई है। तो अब क्या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इस तरीके का सपोर्ट भी एक अलग ही इकोसिस्टम होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश में वैसे साइकाइट्रिस्ट है एक दो जिनको मैं जानती हूँ जो ऑटिज्म के बच्चों के साथ स्पेशलाइज करते हैं। अ, लेकिन क्योंकि हमारे देश में उतना स्पेशलाइजेशन उतना पॉपुलर नहीं है, नहीं मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना उतना कॉमन है, क्योंकि वो एक प्रकार का टैबू ही है, तो उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप जरूर पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स वैसे बहुत होते हैं हर शहर में ऑफ ऑटिज्म फैमिलीज या फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, वैसा कोई काउंसलर हो या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हो जो ऑटिज्म के साथ काम करता हो, तो वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। गॉट इट। और इन बच्चों के लिए किस तरीके के टॉयज, किस तरीके की बुक्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है जिसमें ज़्यादा एंगेज हो पाए? बच्चे की उम्र और रुचि के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तस्वीर वाली बुक्स ज्यादा मजा आती है उनको। सेंसरी टॉयज एक प्रकार के अलग टॉयज ही होते हैं जिन्हें सेंसरी टॉयज हम कहते हैं, वो बच्चों को बहुत मजा आता है। कैलिडियोस्कोप हो गया, स्लाइम हो गया, क्ले हो गया, उससे बच्चों को उनको सेंसरी इनपुट बहुत
जैसे कि अगर मैं आपके हाथ में अभी आटा दे दूं तो आपका अच्छा टाइम पास हो, आप आटे के साथ पूरा टाइम खेलते रहोगे। तो जिस प्रकार की बच्चे की रुचि है उस हिसाब के खिलौने, ऑब्वियसली बच्चे की रुचि तो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों को सेंसरी टॉयज से काफी फायदा मिलता है, और बुक्स जिसमें तस्वीर ज्यादा हो। अगर बच्चा हाईली वोकल है, बहुत पढ़ने में रुचि दिखाता है, बहुत पढ़ सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लिखने पढ़ने में कम रुचि है तो तस्वीर के साथ थोड़े शब्द लिखे हों, बड़े फ़ॉन्ट में, तो अच्छा हो। तो क्या आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज बता सकते हैं जहाँ पे ऑटिस्टिक लेवल के ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बुक्स डिज़ाइन की जाती है या टॉयज डिज़ाइन किए जाते हैं? तो लेट्स टिकल सेंसरी है जो बॉम्बे में है, जो सेंसरी टॉयज़ बनाते हैं। हैदराबाद में एक गौरी बोल के एक लेडी है, उनके संस्था का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो खुद एक मदर है, उनकी बेटी को ऑटिज़्म है। गौरी उनका नाम है, लेकिन अगर आप हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे 8448448996 पर, तो उनके स्टोर का नाम भी आपको मिल जाएगा। लेकिन और दूसरा सवाल जो आपने पूछा बुक्स का, बुक्स कोई भी बुक्स जिसमें तस्वीर ज़्यादा हो। आपको पता होगा हैरी पॉटर का भी अब तस्वीर वाली निकल के आ गई है। जो इतनी मोटी-मोटी बुक थी, उसकी भी अब तस्वीर की बुक निकल आ गई है। तो हमें याद रखना है कि अलग चीज़ें ना ढूँढें। इंक्लूजन स्टार्ट्स एट होम। तो वो ही बुक्स जो आप अपने दूसरे बच्चों के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें तस्वीर ज़्यादा है, वो ही बुक्स आपको वो बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकता है जिनको ऑटिज़्म हो। और जैसे मैंने कहा सेंसरी, तो इसके लिए लेट्स टिकल सेंसरी एंड मोर है जो बॉम्बे में है, और गौरी है हैदराबाद में। गौरी का एक यूट्यूब लाइक भी है जो वो बताती है कि घर पर आप सेंसरी टॉयज कैसे बना सकते हैं। तो आप उसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि पैसा खर्च करने से, अलग चीजें लाने से वैसा नहीं है बच्चे को कुछ और मिल जाएगा, कुछ नया मिल जाएगा। ये मेरा मानना है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको लिंक्स भेज सकती हूँ ये दोनों संस्थाओं के, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन। मुझे प्लीज़ लिंक भेज दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा पॉडकास्ट के। और हमने पहले भी एक बात की थी लिंक की, जहाँ पे हम सेंसरी इश्यूज़ पे आपका एक यूट्यूब साइट है। अगर आप वो वाला लिंक भी शेयर कर देंगे तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ऑटिज़्म को लेके, वो क्या कहती है? किस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो एज पर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, उसमें 21 डिसेबिलिटीज आती है, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक कंडीशन है जो उसमें आती है। लेकिन कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने के लिए, कोई भी बेनिफिट्स का उपयोग करने के लिए हमें यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड की आवश्यकता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूडीआईडी। और यूडीआईडी के लिए आप अप्लाई स्वावलंबन वेबसाइट पर कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसकी जानकारी आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मिल सकती है, या हमारे पास एक आर्टिकल है जो बताता है कि यूडीआईडी के लिए कैसे अप्लाई किया जा सके, या हमारे पास शायद एक यूट्यूब लाइव भी होगा, एक वीडियो भी होगा कि यूडीआईडी के लिए कैसे अप्लाई किया जा सके। ये कहना चाहूंगी कि यूडीआईडी के बेनिफिट्स अवेल करने के लिए परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा रहा तो ही सरकार से बेनिफिट्स मिल सकता है, हर बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कुछ प्रतिशत डिसेबिलिटी रहता है तो ही वो बेनिफिट मिलता है। बट राइट टू एजुकेशन के तहत हर बच्चा एजुकेशन के ही हैज द राइट टू बी एजुकेटेड इन अ रेगुलर स्कूल, नो स्कूल कैन रिफ्यूज एडमिशन। लेकिन हमारे देश में ये काफी थियोरी में रह जाता है। काफी बार स्कूल्स बोलती है कि नहीं, हम एडमिशन दे देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, और 4-5 महीने के बाद बोलती है कि अब हम बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं। मैं विनती करती हूँ कि कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले आप अपने शहर के दूसरे पेरेंट्स से बात करें, वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे कि ये स्कूल में सच्ची ये स्कूल क्या इक्विप्ड है हमारे बच्चों को सपोर्ट देने के लिए कि नहीं। क्योंकि पैसे भी जरूरी है, कुछ भी बोल लो, थेरेपी का, स्कूल का, पैसे तो लगते ही हैं। तो तो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट कुछ लाभ देती है, तो लाभ क्या-क्या लाभ है? और कितना प्रतिशत ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में बच्चे को आना चाहिए कि जिससे कि वो लाभ उठा सके? और ये प्रतिशत कौन डिसाइड करता है? हाँ, तो आपने 3 चीज़ें पूछी कि कौन से लाभ है, पहले मैं उसका जवाब दूँगी। एक है कि बीमा देती है निरामया हेल्थ इंश्योरेंस। ये एक प्रकार का इंश्योरेंस है जो गवर्नमेंट से मिलता है, और ये यूडीआईडी कार्ड होने के बाद ही आप निरामया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लगभग 1 लाख का कवरेज मिलता है।
और ये सभी 21 डिसेबिलिटी के लिए लागू नहीं, निरामय सभी 21 के लिए लागू नहीं है। निरामय के लिए 4 से 5 डिसेबिलिटी होती है तो भी मिलता है, वो एक है। तो निरामय के लिए अप्लाई करने के लिए आप नेशनल ट्रस्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करें और आपको हमारे सोशल वर्कर से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दूसरा है कि रेलवेज़ में आपको कंसेशन मिलता है, उसके लिए यूडीआईडी की ज़रूरत है और रेल का कार्ड बनाना पड़ता है। तो उसमें जिसको भी विकलांगता हो, इनके लिए अधिकतर प्रतिशत का छूट है या फ्री की टिकट मिलती है, लेकिन 1 एसी, 2 एसी में शायद नहीं मिलती है। और उनके साथ एक व्यक्ति, माता-पिता या केयरगिवर को थोड़ा 50% या 40% रेट कम मिलता है। वो हो गया। तीसरा है एडप्ट स्कीम है। एडप्ट स्कीम एज एंड अप्लायंसेस मिलता है, मतलब सुनने की मशीन, चलने के लिए। वैसे सरकार की तरफ से थोड़ी स्कीम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स कंसेशन मिलता है। जब आप आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं और आपके बच्चे के पास अगर यूडीआईडी कार्ड हो, तो आप कंसेशन के लिए, बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग आईटी रिटर्न्स फाइल करते होंगे अप्रैल, मई में, तो तब आप चेक मार्क कर सकते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए यूडीआईडी कार्ड होना ज़रूरी है। अधिक जानकारी के लिए सोशल वर्कर से कनेक्ट करें। मैं इसके बारे में बस मोटा-मोटा जानती हूँ। गॉट इट। बट मेरा यहाँ पे एक सवाल है, उससे पहले आप दूसरे क्वेश्चन पे जाए, तो इसमें एक स्पेसिफिक एज भी होती है कि बच्चे की इतनी एज तक हो जानी चाहिए तभी पेरेंट वेट करना शुरू कर सकते हैं? तो यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, 18 साल से नीचे का टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड होता है और उसके बाद परमानेंट यूडीआईडी कार्ड बनता है ऑटिज्म के लिए। तो किसी एज तक यूडीआईडी कार्ड बनना, टेम्पररी यूडीआईडी कार्ड होता है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। तो जब जैसे रिन्यू करना पड़ता है उस हिसाब से प्रतिशत बदलते रहता है, कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी का, तो उसके ऊपर आधारित है, लेकिन फिक्स्ड एज नहीं है कि आप कब तक यूडीआईडी के लिए अप्लाई करें। तो अभी हम आते हैं दूसरे सवाल पे कि कितना प्रतिशत होना चाहिए और कौन इसको प्रतिशत को देता है जिसका वैलिड माना जाता है? तो यूडीआईडी का असेसमेंट होता है। तो यूडीआईडी कार्ड देने से पहले जब आप स्वावलंबन वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए, तो आपको 4 से 5 एजेंसीज का नाम आता है, हॉस्पिटल हो या सीआरसीज हो, जहाँ पे आप असेसमेंट के लिए जाना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे पैनल बैठता है जो असेसमेंट करता है और वो प्रतिशत देता है डिसेबिलिटी का। मेरे ख्याल से ऑटिज्म के लिए 80% डिसेबिलिटी की आवश्यकता है बेनिफिट्स लेने के लिए। यूडीआईडी कार्ड तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे अगर परसेंटेज कम रहा तो। 60% है या 80% है, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं चेक करके बता दूंगी आपको। और हाँ, कार्ड मिल गया और बेनिफिट्स नहीं मिले तो कार्ड का क्या फायदा है? ये मैं एक मदर से बात कर रही थी और उनके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि तेलंगाना और वेस्ट बंगाल यूडीआईडी कार्ड नहीं देता है जल्दी से। वहाँ पे बहुत मुश्किल होती है ये 2 स्टेट में। तो अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी जाना है या समझो बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी जाना है, तो यूडीआईडी कार्ड होने से सपोर्ट आसानी से मिल जाता है। वो एक प्रकार का प्रूफ है कि मुझे बच्चे के लिए सपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर समझो कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो हर जगह तो आप डॉक्टर्स की फाइलें लेके नहीं जा सकते। आप लेके भी गए, उनके पास समय होगा क्या डॉक्टर की पूरी फाइल पढ़ने, देखना, समझने, क्या सपोर्ट चाहिए? तो एक प्रकार का आईडी कार्ड बन जाता है जिससे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी सपोर्ट के लिए मांग कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, अब एज अ पेरेंट मैं अपने अंदर कैसे मैं एक नॉलेज, स्किल्स और माइंडसेट डेवलप करूं कि मेरे को एक ऑटिस्टिक बच्चे को सपोर्ट करना है और उसकी डेवलपमेंट देखनी है और उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ या एक पेरेंट क्या क्या कर सकता है? मतलब आप खुद ट्रेन हो सकते हैं। अधिकतर देखा जाए तो काफ़ी प्रोफ़ेशनल्स जो हमारे फ़ील्ड में हैं, वो काफ़ी पेरेंट्स होते हैं। काफ़ी प्रोफ़ेशनल्स काफ़ी लोग जिन्होंने रेसिडेंशियल सेंटर्स या खुद का स्टार्ट किया हो, वो पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या-क्या चुनौतियाँ आई, उन्हें कितना कुछ सीखना पड़ा उनके बच्चे को सपोर्ट देने के लिए। तो एक्शन फॉर ऑटिज़्म है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है पेरेंट्स की। उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर है बॉम्बे में जो ट्रेनिंग देता है। नई दिशा उतना इंटेंसिव ट्रेनिंग नहीं देता है, हम 4-5 दिन का छोटा-छोटा ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग आपको सिर्फ घर पर बच्चे के साथ क्या किया जाए उसके लिए आपको तैयार करता है। बट इंटेंसिव ट्रेनिंग नई दिशा नहीं देती है। सेतु गोवा में है, वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। फोरम फॉर ऑटिज्म है महाराष्ट्र में, वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं।
तो वैसे हमारे देश में कई संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन फॉर ऑटिज्म की ट्रेनिंग देते हैं। तो वो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वैसे ही कोर्सेज करें जो यूजीसी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आप इसका करियर बनाना चाहते हैं। नहीं, करियर नहीं, हम पेरेंट की अपनी स्किल बिल्डिंग, नॉलेज बिल्डिंग के लिए हम बात कर रहे थे। तो उसमें से आपने बोला एक्शन फॉर ऑटिज्म है, तो क्या ये ट्रेनिंग्स जो होती है फिजिकल स्पेसेस में ही होती है या ऑनलाइन भी होती है? दोनों होती है। तो अगर पेरेंट्स अपने स्किल बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग लेना चाहे तो उम्मीद उम्मीद चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर बॉम्बे, एक्शन फॉर ऑटिज्म, फोरम फॉर ऑटिज्म, सेतु और थोड़ा बहुत नई दिशा, बट जैसे मैंने कहा ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग नई दिशा नहीं देती है। ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग ट्रेनिंग्स इन फिजिकली देती है या ऑनलाइन देती है। छोटे छोटे जो 2-2 घंटे के ट्रेनिंग होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग पर, प्ले थेरेपी पर, ये पूरे ऑनलाइन होते हैं अधिकतर। कोई बुक्स, वेब सीरीज या मूवीज जो आप रेफर कर सकते हैं, पेरेंट्स देख सकते हैं ऑटिज्म को समझने के लिए, जो जेन्युइन है रादर देन सिनेमैटिक के लिए क्रिएट किए गए हैं, बट जेन्युइनली है, अगर आपकी नॉलेज में है तो? हाँ, तो द गुड डॉक्टर है जो नेटफ्लिक्स पर आजकल चल रही है, जहाँ पे एक लड़का है जिसको ऑटिज्म है और वो एक डॉक्टर है। द गुड डॉक्टर है, फिर लव ऑन द स्पेक्ट्रम है, वो एक रियलिटी शो है जो आप देख सकते हैं। फिर एस्पर्जर्स आर अस, एस्पर्जर्स आजकल हम कहते नहीं है, DSM-5 के तरह अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो गया और एस्पर्जर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एक सीरीज है एस्पर्जर्स आर अस। और एक और बहुत अच्छी बुक है और उसका पॉडकास्ट भी है, टेम्पल ग्रैंडन की मूवी है और उनकी बुक्स है, उनकी शायद 2 या 3 बुक्स है। टेम्पल ग्रैंडन इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सेल्फ एडवोकेट्स एंड शी इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन यूएस। बहुत अच्छा इंसाइट मिलता है आपको ऑटिज्म पर, और वो उनको खुद को ऑटिज्म है, वो एक सेल्फ एडवोकेट है एंड पुरानी मूवी है और उनका ऑटिज्म डायग्नोसिस भी काफी सालों पहले हुआ था। तो जरूर देखिएगा ये मूवी, शायद आपको सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगी अलग अलग भाषा में। लेकिन टेम्पल ग्रैंडन की पॉडकास्ट भी है, उनके यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे शायद आपको, मूवी भी है और बुक भी। गॉड। और इंडिया में कुछ स्कूल्स भी है जो स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है, या बहुत ही बढ़िया करना है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ? ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज है जो ऑटिज्म के बच्चों के लिए है, और स्कूल काफी स्पेशल स्कूल्स ऑटिज्म के बच्चों को लेती है। काफी रेसिडेंशियल सेंटर्स है जो ऑटिज्म के लिए होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाले मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नाम लेना प्रेफर नहीं करूंगी। लेकिन कुछ भी कोशिश करने से पहले 2 पेरेंट्स से बात करिएगा जिन्होंने वहां पे एडमिशन लिया है। सिर्फ उनके वेबसाइट पर रिव्यूज देख के तय मत करिए। 3-4 पेरेंट्स से खुद बात करिए, रिसर्च करिए, क्योंकि हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उनको ऐसा माहौल देना जहाँ पे उनका विकास तो हो लेकिन वो खुश रहे और सुरक्षित रहे। अब जाते जाते आप अपनी संस्था के बारे में जरूर बताइए कि आप क्या करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, और आपको पेरेंट्स कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मैं नई दिशा के साथ जुड़ी हूँ, जैसे मैंने कहा हम लगभग 9 साल से काम कर रहे हैं। हमारा काम देश भर पे होता है। जैसे मैंने कहा हम बच्चों के साथ काम नहीं करते हैं, हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। हमारा मानना है कि बच्चों के जिंदगी का ड्राइवर उनके माता पिता होते हैं, और हमारे देश में तो माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमें सरकार से, सोसाइटी से शायद उतना सहयोग ना मिले जितना माता पिता से सहयोग मिलता है। हम पेरेंट्स के लिए हेल्पलाइन चलाते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 844-844-8996, जहाँ पे आप कॉल कर या व्हाट्सएप पर हिंदी, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती में बात कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन में सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर्स सभी उपलब्ध है, जो आपके कोई भी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टरी है, मतलब आपके शहर में कौन से थेरेपिस्ट है, कौन सी स्कूल है, कौन से डॉक्टर्स है जो आपको उपयोग हो सकते हैं। और तीसरा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है। जैसे मैंने कहा हर शहर के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे को ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी, ADHD हो। तो पेरेंट्स अपने आप एक दूसरे से बात करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट लेते हैं, मिलते हैं, गरबा में जाते हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ साथ में जाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, मतलब वर्चुअल कम्युनिटीज है। और हमारे पास यूट्यूब वीडियोस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं अबाउट ऑटिज्म, अबाउट डाउन सिंड्रोम, अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड आप मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल हो?
हमारी हेल्पलाइन मंडे टू सैटरडे 9 टू 6 उपलब्ध है। जैसे मैंने कहा, हेल्पलाइन नंबर है 8448448996। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आर एक्टिव 24/7 7 डेज अ वीक, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे रन करते हैं हमारे पेरेंट चैंपियंस, जो हमारे क्लास मॉनिटर्स की तरह काम करते हैं और हम उन्हें बैकएंड से सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स सातों दिन एक्टिव है, लेकिन हेल्पलाइन हमारी 6 दिन एक्टिव है, 9 से 6। Got it. Thank you, Suhani, for talking with me for more than 2 hours, sharing valuable information around autism. And I think it was a very fruitful and productive conversation with respect to the action steps also, which parents can do at home, and at the same time, very informative. So thank you for bringing in your experience, time, and effort in speaking with me. I'm glad I spoke to you. थैंक यू सो मच पीयूष, इट वाज वंडरफुल। ये पहली बार है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से, ऐसे प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स तक पहुंच रही हूँ। अधिकतर मेरा काम है अलग-अलग शहरों में जाके ट्रेनिंग देना। जैसे मैं अभी रांची गई थी, उससे पहले जयपुर गई थी, तो मैं अलग-अलग शहरों में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। तो मेरे लिए ये काफ़ी नया अनुभव था। मैं आशा रखती हूँ कि पेरेंट्स को ये यूज़फुल लगा होगा, और अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी आपको ऐसा-वैसा लगता है, तो बेफ़िक्र हमारे हेल्पलाइन पर कॉल करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सुनें, समझें और साथ में एक सॉल्यूशन निकालें। धन्यवाद।